राहत इंदौरी मुशायरे के बादशाह थे, जहाँ जाते महफिल लूट लेते। उनमें कबीर जैसा फक्कड़ पर उनके जैसी ही निष्कम दृढ़ता थी। वे खुले मन से ललकार सकते थे, दहाड़ सकते थे, इशारों इशारों में नहीं खुलेआम चुनौती दे सकते थे कि आती जाती सरकारों से उन्हें क्या लेना। उनकी आवाज लोगों की आवाज बन जाती, अल्फाज ज़हन में तैरने लगते। वे उर्दू के शायर थे, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहती कि उनकी बात हर किसी के दिल तक पहुँचे। वे खुलकर कहते हैं कि गजलें पहले इशारों में कही जाती थी, लेकिन उनके शेर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ में ना आए। कोरोना और हार्ट अटैक ने मंगलवार को उनकी जान ले ली। मौत ने उन्हें खा के सुपुर्द कर दिया। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। राहत इंदौरी को शेर कहने के तरीके से याद किया जाएगा। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि मंच पर आते ही लोगों को खामोश कर देती थी। स्थिर होने में थोड़ा समय लगता, लेकिन एक बार शुरू हो जाते तो महफिल उनकी हो जाती। वे शेर पढ़ते तो झूम कर पढ़ते, आसमान की तरफ देखते, ऐसा लगता कि वे आवाम ही नहीं खुदा से भी बातें कर रहे हैं। वे सत्ता की ही नहीं खुदा को भी ललकार रहे हैं। वे इतराते, मुस्कुराते, शर्माते, अलहदा अंदाज में उनकी आवाज तेज होती, जो अगले ही मिसरे में धीमी हो जाती। कोई एक शब्द होता जिस पर जोर देते, उस शब्द के साथ एक खुशकी आती जिसमें कई तरह के बिंब निकलते, जैसे विरोध के, बगावत के, चुनौती के, व्यंग्य के, मौज के। उसके बाद ही लग जाता कि अब कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिसमें बड़ा संदेश होगा, और आखिरी मिसरे तक आते आते महफिल उनकी हो जाती। हर शेर के पीछे एक दर्द होता, एक कहानी होती। उनका एक शेर है, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। हर महफिल में उनसे एक शेर की डिमांड होती थी। उनका अंदाज ऐसा होता कि जो इससे सीधे नहीं जुड़ते उन्हें इस बात का एहसास होता कि आखिर ऐसा कहने की नौबत ही क्यों आई। मैं मर जाऊं कम से कम 3 बार कहते, और शब्दों के टोन में उतार चढ़ाव इतना नपतुला होता कि सुनने वाला मन में सोचता कि ऐसा क्यों। फिर पूरी बात में मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना। यहाँ महफिल को समझ में आ जाता कि किसे जवाब दिया जा रहा है। आखिर वाक्या एक आदेश, एक चुनौती, एक जवाब के तौर पर कहते, मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। इसके बाद चेहरे पर संतोष का भाव होता, आंखों में चमक होती। जवाब उनका न होकर पूरे जनमानस का हो जाता। राहत इंदौरी ने कहा था कि 30 साल तक शायरी पढ़ता रहा, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाया। जितना समझ पाया उसके मुताबिक गजल पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखने के लिए, समझाने के लिए आदमी को थोड़ा दीवाना, थोड़ा सा उत्साही और थोड़ा पागल, थोड़ा आशिक, थोड़ा बहुत बदचलन होना जरूरी है। अपना बड़ापन दिखाते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि वे बड़े बड़े शायर इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि गजल के लिए जो शर्तें हैं उस पर वे खरे नहीं उतरे थे। राहत इंदौरी ने फिल्मों के लिए गाने लिखे, वहां उन्होंने 20 साल काम किया। इंदौरी बताते थे कि मर्डर और मुन्ना भाई MBBS उन्होंने लिखी, लेकिन बाद में उन्होंने वे नगरी छोड़ दी क्योंकि उनका मानना था कि माया नगरी में शब्द मर गए हैं और वे मुर्दों के साथ जिंदा नहीं रहना चाहते। उनका मानना था कि गानों में शायरी भले ही ना हो, शायरी की खुशबू जरूर हो। उनके कई शेर आंदोलनों की आवाजें बने। 2019 में सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई। पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठी। एक समुदाय विशेष के लोगों को लगा कि वे उनके खिलाफ हैं। कई जगह धरने प्रदर्शन होने लगे। आंदोलनकारियों के हाथ में तख्तियां होती थीं जिस पर राहत इंदौरी का मशहूर शेर होता, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने कहा था कि जो साहित्य और अदब लिख रहे हैं वे ध्यान रखें कि आपका सोचा हुआ, आपका बोला हुआ, आपका लिखा हुआ एक एक लफ्ज समाज के काम आए। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब उर्दू की बात होगी, तहजीब की बात होगी, शेर और शायरी और साहित्य की बात होगी, अपने लेखन से, अपनी शायरी से लोगों के लिए लड़ने वालों की बात होगी, राहत इंदौरी को जरूर याद किया जाएगा।